पहला एपिसोड शुरू होता है। दरवाजा जेन खोलती है और उसके बाहर कैरेन नाम की एक महिला खड़ी होती है जो कि जेन की पड़ोसी होती है। वो उनको खाना देने के लिए आती है और सांत्वना भी देती है क्योंकि जेन के पति का हाल ही में निधन हुआ होता है एक कार एक्सीडेंट में। उसके बाद वो सांत्वना जेन को अच्छी नहीं लगती है, वो दरवाजा मुंह पर ही बंद कर देती है। उसके बाद सीन आता है एक सांत्वना शिविर में जेन शामिल होने जाती है जिसका नाम फ्रेंड्स ऑफ हेवन होता है। वहाँ पे एक और महिला उसे मिलती है जूडी नामक। दोनों थोड़े इमोशनल लगते हैं और दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। उसमें पता चलता है कि दोनों आज पहली बार वहाँ पे आए हैं, दोनों पहली बार मिल रहे होते हैं और दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। जूडी जेन को पहचानने का दावा करती है। जो जेन जो है वो एक रियल एस्टेट एजेंट होती है, उसका कहीं पर एड देखा होता है जूडी ने। वहाँ पे सांत्वना शिविर में सब लोग बैठते हैं, उनके अलावा और कुछ लोग वहाँ पे ज्वाइन हुए होते हैं जिनके कुछ अपने लोग हाल ही में गुजरे होते हैं। सांत्वना शिविर का ऑर्गेनाइजर सबको बोलता है कि आप अपने दुख के बारे में बताइए, दुख बताने से कम हो जाते हैं। तब जूडी बताती है कि उसके मंगेतर का हाल ही में निधन हुआ है 8 हफ्ते पहले हार्ट अटैक से, जब वो डिनर कर रहे थे। उसकी वजह से वो यहाँ पे आई है। जूडी के बाद जेन की बारी आती है। तब वो ऑर्गेनाइजर से एक सवाल पूछती है कि हम किसे कैसे माफ कर सकते हैं जिसने हमारे अपने को गाड़ी से ठोकर मारकर वहाँ से उसे मरने के लिए छोड़ दिया है वहाँ पे। और ये बताते हुए बहुत वो गुस्से में आती है और चिड़चिड़ करते हुए बात करती है। बाद में सांत्वना शिविर वहाँ पे खत्म हो जाता है और वहाँ से सब लोग अपने घर के लिए निकलते हैं। तभी जूडी जेन के पास आती है और उसे अपना नंबर देती है और अगर रात में आपको नींद नहीं आ रही है तो हम बात कर सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव देके वहाँ से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जेन अपने घर आके जो सुबह पड़ोसी ने दिया हुआ खाना रहता है वो अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाने लगती है। तभी उसको और उसके बच्चों को अपने डैडी और उसके पति की याद आती है और सब लोग थोड़े भावुक हो जाते हैं वहाँ पे। बाद में छोटा बेटा नींद नहीं आती है तो उसे सुलाने के लिए जेन उसके कमरे में जाके उसे सुलाती है। उसी छोटे बेटे को भी डर लगता है कहीं माँ भी उससे छीन ना जाए। वहाँ पे जेन उसे समझाती है और अपने रूम में आके रोने लगती है और कुछ अपने बाकी बचे हुए दिन के काम करती है। उसके बाद भी उसे नींद नहीं आती है। फिर उसके जूडी ने दिया हुआ नंबर का याद आता है और वो उसे कॉल लगाती है। जूडी जेन से थोड़ा सा फ्रैंकली बात करती है अपने कपड़ों के बारे में। अभी तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपने पति की याद आती है, तुम्हारा पति कैसा मरा वगैरह वगैरह, ये सब बातें उनकी चलती रहती है। फिर उसके बाद जेन जूडी को पूछती है कि तुम्हारे पति का फोटो भेजो। जूडी उसे फोटोज भेजती है। वो देख के उसकी तारीफ करती है जेन कि तुम्हारा पति भी अच्छा है, तुम्हारा घर भी अच्छा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया। इन सब बातों के बीच में जेन को नींद आती रहती है थोड़ी थोड़ी। जूडी को वो रिक्वेस्ट करती है क्या तुम थोड़ी देर मुझसे ऐसे ही बातें करती रहोगे जब तक मुझे नींद ना लग जाए। इस प्रस्ताव को जूडी एक्सेप्ट करती है और उससे बातें करती रहती है। तो उसे बातें करते करते ही जेन को नींद लग जाती है। नेक्स्ट डे सब फिर से सेम वैसे ही होता है। दोनों वहाँ सांत्वना शिविर पे मिलते हैं। बाद में रात में फोन पे बात भी होती रहती है सेम। नेक्स्ट सीन आ जाता है जिसमें जेन और जूडी जेन के घर में टीवी शो देखते बैठते हैं और एक दूसरे की पास्ट लाइफ के बारे में बातें करते रहते हैं। बातों बातों में बात निकलती है कि तुम खुद को शांत करने के लिए क्या करती हो, ऐसा जूडी जेन से पूछती है। तब नेक्स्ट सीन में मेडिटेशन का जेन का तरीका दिखाया जाता है कि थोड़ा अजीब सा रहता है। मतलब वो गाड़ी में बैठती है, फुल वॉल्यूम में स्टेरियो चलाते हैं और खुद भी चिल्लाते चिल्लाते मेडिटेट करती है, ऐसा उसका कहना होता है। जिसे देखकर जूडी थोड़ी हक्की बक्की रह जाती है। कार लेके वो रोड पे जा रहे होते, वहीं किनारे खड़ी हुई कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है हाल ही में। जेन वहाँ पे उतर के उसका मुआयना करने लगती है। तब जूडी पूछती है तुम हर एक कार को ऐसे ही देखती हो क्या? तो बोलती है हाँ, अभी तक तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है तो मैं चेक करती रहती हूँ। बाद में वो दोनों बीच पे जाते हैं। वहाँ पर जूडी स्मोक करती रहती है और जेन को ऑफर करती है। पहले तो जेन मना कर देती है, बाद में एक्सेप्ट करके स्मोक करने लगती है। उसके बाद थोड़ा उसे नशा होता है तो उसमें वो थोड़ा सा इमोशनल होती है और थोड़ी फ्री भी होती है जूडी के साथ में। दोनों की केमिस्ट्री अच्छे से बन रही होती है और वहां से घर पे आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया है जहाँ पर जेन कार चलाते हुए जूडी के घर तरफ जाती है और जूडी को कॉल करती है। वो कॉल सरप्राइज होता है जूडी के लिए क्योंकि वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ, बहुत बार तुम मेरे यहाँ पे आई हो पर मैं कभी भी तुम्हारे घर
पे नहीं आई हूँ। तो जूडी बोलती है तुमको तो मेरे घर का एड्रेस पता ही नहीं है। तभी जेन वो जूडी ने भेजे हुए फोटोज ओपन करके देखती है, उसमें उसको एड्रेस मिला हुआ रहता है। जैसे ही उनकी बात खत्म होने आती है वो उसके घर के बाहर ही खड़ी होती है और बेल बजा देती है। उसके पहले ही उसने फोन काट दिया होता है। बेल बजाने के बाद घर का दरवाजा स्टीव ओपन करता है, जो कि जेन को जूडी ने बताया होता है कि वो मर चुका है। स्टीव को देखकर जेन शॉक हो जाती है और उसे पूछती है तुम स्टीव हो? वो हाँ बोलता है। कि उसको जूडी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो बोलता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया 2 महीने पहले। जेन शॉक में ही रहती है कि जूडी ने बताया कि उसका फियोंसे मंगेतर मरा हुआ है, बट वो तो सामने जिंदा है। उसी वक्त जूडी का कॉल आता है, बट वो कैंसिल कर देती है। उसी वक्त दूसरे सीन में जूडी उसको वॉइस मेल में सॉरी मुझे तुमको दुखाने का कोई इरादा नहीं था वगैरह बात करते हुए दिखाई देती है। जेन वहां से चली जाती है, उसका कॉल नहीं उठाती है, अपना नंबर स्टीव को देके वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जूडी और जेन ग्रीव रिट्रीट सेरेमनी में मिलते हैं। तो वहां पे जेन जूडी पे जोर जोर से चिल्लाती है, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये पूछती है। वो पूछते हुए वो सब वहां पे जमा हुए लोगों को भी बताती है कि इसने सब कुछ हमसे झूठ बोला है और छुपा के रखा है। उसके बारे में सब सच्चाई वहां के लोगों को बताती है। फिर जूडी रोती हुई माफी मांगती है सबसे और अपनी कहानी बताती है। उसमें वो बताती है स्टीव का और मेरा 2 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है। उसका कारण उसे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से उसको 5 बार मिसकैरेज हुआ था। इसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो दुख में है। ये सब सुनने के बाद जेन से माफी मांगने की कोशिश करती है। जूडी को वहाँ पे सब लोग सांत्वना देते हैं और बोलते हैं कि इसका दुख तो हमसे भी बड़ा है, बट जेन मानने के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि उसे चीट हुआ लगता है और वो उसको किसी भी बात पे भरोसा नहीं कर रही होती है। वहीं बाकी सब लोग उससे सिंपैथी रख रहे होते हैं। जूडी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जेन जूडी जहाँ काम करती है वो एक ओल्ड एज होम रहता है, वहाँ पे जाती है और दोनों में बातचीत होती है क्योंकि जेन को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने लास्ट टाइम जब मिली थी जूडी से तब बहुत सारी बहस की थी और बहुत बुरा बुला कहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और दोनों में सुलह हो जाती है। जूडी वहाँ ओल्ड एज होम में ही रहती है, तो वहाँ पे दोनों जाते हैं और वहाँ पे एक ड्रिंक बनाती है जूडी और जेन को देती है। जेन को वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो वहाँ पे ऑफर करती है जूडी के लिए कि तुम मेरे गेस्ट हाउस में आके रह सकती हो। दोनों हाँ ना करते हुए मान जाती है जूडी और दोनों गले लगते हैं वहाँ पे। और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है जूडी एक स्टोरेज रूम को ओपन करती है जिसमें एक कार रखी होती है जो सामने से कुछ डैमेज रहती है और उसका नाम कैडिलैक होता है। उसमें कुछ बिखरे हुए कपड़े पड़े रहते हैं और कुछ आजू बाजू में कपड़े टांगे रहते हैं। उसमें से कुछ कपड़े जूडी उठाती है और बैग भर के वो स्टोरेज यूनिट बंद कर देती है और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड शुरू होता है डिनर टेबल पे जेन के बच्चे और जूडी खाना खाते हुए बैठे रहते हैं। वहीं पर बातों बातों में जेन के बच्चे जेन से पूछते हैं जूडी यहाँ कब तक रहने वाली है। जूडी और जेन एक दूसरे को देख के बातों बातों में ही दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी ऐसी बातें अभी तक कुछ हुई नहीं है। जेन के बच्चे थोड़े से नाखुश होते हैं और वो बोलते हैं कि आप किसी पर भी भरोसा करके यहाँ पे लेके आते हो। वहाँ पर जेन उनको डांट के चुप कराती है और वहाँ से रूम में चले जाते हैं। खाना खाने के बाद जेन और जूडी किचन में साफ सफाई कर रहे होते हैं। जूडी वहाँ पे बर्तन धोने में जेन की मदद कर रही होती है। जेन जूडी को बताती है कि जब वो स्टीव से मिली थी तो उसको कार्ड दिया था उसने। आज सुबह उसका कॉल आया को उसका घर बेचना है और वो घर बेचने वाली है। ये सुनते ही जूडी को थोड़ा सा बुरा लगता है और उसके हाथ से वो कांच टूट के उसके हाथ में लग जाता है और खून बहने लगता है। जेन उसके लिए बैंडेज वगैरह लेके आती है और ड्रेसिंग करती रहती है, बट जूडी अभी तक शॉक में ही रहती है कि उसका घर कैसे बिक रहा है क्योंकि उस घर के साथ में उसके और स्टीव के साथ में सपने देखे होते हैं। उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। अभी जेन जूडी को गेस्ट हाउस में रहने के लिए जगह दिया होता है। वहाँ पे जूडी तकिया कंबल वगैरह लेके जाती है। वहाँ पे देखने में पता चलता है कि वो एक स्टूडियो रहता है जो जेन के पति का होता है। पूरा सामान जेन के पति का रहता है और एक बेड रहता है। वहाँ पे वो कंबल वगैरह बिछा के सोने के लिए लेट जाती है। उसी वक्त उसको एक सपना आता है जिसमें जूडी गाड़ी चला रही होती है और गाड़ी के सामने कोई आता है और वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सुबह जूडी स्टीव के घर पे जाती है। वहाँ पे कोई नहीं रहता है और स्टीव को कॉल करते तो स्टीव कॉल भी नहीं उठाता है। वहीं जेन अपने मॉर्निंग वॉक पे जाती है, बट वहाँ पे एक जोरदार स्पीड में येलो कलर की स्पोर्ट्स कार जाती है। उस स्पीड की वजह से जेन घबराती है और ड्राइवर पे चिल्लाने लगती है। जूडी अब स्टीव को ढूंढते हुए उसके ऑफिस
ऑफिस पहुंच जाती है, बट वहां पर भी स्टीव नहीं होता है। फिर भी वो स्टीव के केबिन में घुस जाती है जबरदस्ती। स्टीव की सेक्रेटरी उसे रोकना चाहती है, फिर भी वो वहां पे टेबल पे एक नोट छोड़ के वहां से चली जाती है। जेन पुलिस को कॉल करके रैश ड्राइविंग वाले कार की कंप्लेंट करती रहती है। वहीं उसी वक्त उसके ऑफिस में स्टीव आ जाता है अपने घर के सेल की डील करने के लिए। वहीं बातों बातों में जेन का बिजनेस पार्टनर स्टीव को बता देता है कि जूडी जेन के साथ ही रह रही है उसके गेस्ट हाउस में। जेन स्टीव को बताती है उसको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने उसे सहारा दिया और वो भी मुझे सहारा दे रही है। ये बात सुनकर स्टीव थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि बुरा मत मानना, बट जेन जहाँ भी जाती है वहाँ पे मुसीबत लेके जाती है। अगले दिन सुबह जेन मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। फिर वही सेम येलो कलर की स्पोर्ट कार वहाँ से गुजरती है। इस बार भी जेन चिल्लाती है उस पे और वो स्पोर्ट्स कार वाला मालिक गाड़ी पीछे लेके जेन के मुंह पे थूक के वहाँ से भाग जाता है। जेन फिर से उसकी कंप्लेन करती है। जेन जब घर पे वापस आती है तो जूडी बाहर ही सो रही होती है। फिर जेन फ्रेश होके नीचे आती है, तब जूडी ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तब उनकी बातचीत होती है कि क्या तुम्हें गेस्ट हाउस कंफर्टेबल नहीं लग रहा है क्या? तो जूडी बताती है वहाँ पे हर जगह बहुत सारा सामान है, कीमती सामान है, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जूडी कहती है ये सब कीमती सामान है तो तुम इसमें से सामान बेच के पैसे क्यों नहीं अरेंज करती, बच्चों के काम आएंगे, ऐसा कहती है। जेन वहाँ पे बोलती है मुझे तो हिम्मत ही नहीं होती गेस्ट हाउस में जाने की, क्योंकि वहाँ पे ढेर का सामान पड़ा हुआ है। जैसे कि जूडी बहुत बड़बोली रहती है तो बातों बातों में वो स्टोरेज यूनिट की बात कर जाती है। मुझे तो बहुत सारा सामान जमा करने की आदत है, मैं खुद तो स्टोरेज यूनिट्स में सामान रखती हूँ। इतने में घर की बेल बज जाती है। जेन डोर खोलने के लिए जाती है, तब जूडी बोलती है कि सब भूल जाओ जो मैंने अभी कहा है। डोर ओपन करने पे वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है जो कि जूडी के लिए आई होती है। स्टीव ने कंप्लेंट किया होता है। जूडी को वार्निंग देती है पुलिस कि वो स्टीव से 100 फीट दूर रहे, अगर ये ऐसा नहीं करती है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा, और वहाँ से पुलिस चली जाती है। जेन जूडी से पूछती है क्या अभी तुम उसको स्टॉक कर रही हो? जेन बताती है नहीं, मैं घर की बात करने के लिए उसके ऑफिस और घर पे गई थी और उसे कॉल भी किया था, पर वो कॉल नहीं उठा रहा। जेन कहती है कि मेरे बच्चे भी रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पुलिस आ रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है। जूडी सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त जेन का बड़ा बेटा आता है, तो आपको पता नहीं था वो स्टॉकर है करके, ये टॉन्ट मार के वो वहाँ से चला जाता है। जूडी अपने काम पे चली जाती है। वहाँ पे एक एब नाम के अंकल रहते हैं, उनको बताती है कि स्टीव ने मेरे साथ ऐसा किया है करके। तो वो अंकल उसे सलाह देते हैं कि तुम डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो और स्टीव का चक्कर छोड़ दो। वो अंकल उसे कहते हैं तुम अगर इस डेटिंग साइट पे मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें सेलेक्ट कर लूंगा। उस पर जूडी कहती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। इस पर अंकल बोलते हैं किसने बुरे काम नहीं किए हैं, दूध का धुला कौन है, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, ऐसा बोल के वहाँ पे कन्वर्सेशन खत्म होता है। जेन स्टीव के घर का मुआयना करने जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि हर कमरे में सिर्फ स्टीव के ही चीजें हैं, जूडी के कुछ भी चीजें नहीं होती है। थोड़ा उसे अजीब लगता है। बातों बातों में जेन स्टीव से बात छेड़ देती है कि तुमने जूडी के लिए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर क्यों फाइल किया है? तो वो बोलता है कि मुझे एक वार्निंग देनी थी इसीलिए किया है, उसकी वजह से कुछ तमाशा हुआ तो आई एम सॉरी, ऐसा स्टीव बोलता है। जेन स्टीव के साथ ऊपर के कमरे देखने जाती है। वहाँ पे एक कमरा होता है जहाँ पे बेबी की चीजें होती है, एक झूला होता है और कुछ खिलौने रहते हैं छोटे मोटे। तो बातों बातों में स्टीव और जेन की बातें होती है कि मुझे पता है आप मिसकैरेज हुआ है आप दोनों का 5 बार। बातों बातों में मिसकैरेज की बातें निकलती है। तब स्टीव बताता है कि जूडे ने बहुत कुछ झेला है, लास्ट टाइम 5 मंथ्स का प्रेगनेंसी के बाद उसका मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद हमने होप छोड़ दिया है। इस पे जेन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ आप दोनों पे क्या गुजर रही होगी, और वहीं पे वो चीजें देख के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में घर पे चार्ली गेम खेलता रहता है। चार्ली जेन का बड़ा बेटा होता है। जूडी उसके पास जाके दोस्ती करने का ट्राई करती है, बट चार्ली जूडी से बहुत रूडली बात करते हुए चार्ली बोलता है कि मैं स्टॉकर से और अजनबियों से बात नहीं करता। फिर भी जूडी उसका भरोसा जीतने का ट्राई करती है। जूडी बोलती है मुझे अपने पापा के रूम में रहने देने के लिए धन्यवाद, जिस पर चार्ली कहता है कि ये डिसीजन मेरा नहीं है, मुझे किसी ने पूछा नहीं है। तभी चार्ली पूछता है कि तुम्हारे पास सुट्टा है क्या, जिस पर जूडी ना कह देती है और पिज्जा का ऑफर करती है, जिसपे दोनों बच्चे मान जाते हैं और जूडी पिज्जा ऑर्डर कर देती है। जेन घर पर आ जाती है। वहाँ पर देखती है कि जूडी बच्चों के साथ बैठ के मस्ती करते हुए पिज्जा खा रही है। वो देख के जेन को थोड़ा सा सुकून होता है और वहाँ से वो गेस्ट हाउस में जाती है सामान देखने के लिए। वहाँ पर सामान देखते हुए हर एक सामान को छू के देखती है। अपने पति का टेढ़ का वहाँ पे रखे हुए हर एक सामान को छू के देखना चाहती है, और हर एक सामान को छूते हुए वो इमोशनल भी होती है। और वहीं पर पीछे से जूडी भी आ जाती है। जेन को इमोशनल
सिग्नल देके जूडी उसको हक करती है। फिर जेन उसे कहती है तो यहाँ से सब सामान अब हटा देते हैं हम। वहाँ पे क्लीनिंग में सब सामान बाजू में लेके आते हैं। तब छोटा बेटा गिटार लेके जाता है और बड़ा बेटा चार्ली गन मांगता है, जिस पर जेन कहती है कि वो लॉकर में है और तुम्हें गन क्यों चाहिए। तो चार्ली बोलता है मुझे सेफ्टी के लिए चाहिए। जेन कहती है कि इस फैमिली के हेड मैं हूँ और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, तुम चाहे तो ड्रम लेके जा सकते हो, ऐसा बोलती है। चार्ली वहाँ से गुस्से में ड्रम उठा के चला जाता है। गन की बात सुनकर जूडी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और जेन से पूछती है क्या सच में तुम्हारे पास गन है। जेन हाँ बोलती है बट वो लॉकर में है। बाकी बचा हुआ सामान दोनों मिलके एक स्टोरेज यूनिट में रखने के लिए आते हैं। वहाँ पे सामान रखते हुए बातों बातों में जेन जूडी को बताती है कि मैंने स्टीव के घर पे गई थी, वहाँ पे वो बच्चे का कमरा वगैरह देखा है। ये बताते हुए दोनों भी भावुक होते हैं। वहाँ पे वहीं पे जूडी को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो कार चला रही होती है और सामने कोई एक आदमी आकर टक्कर खाता है, बट इस बार उसमें स्टीव भी दिखाई देता है और टक्कर के बाद में वो गाड़ी 32 नंबर के लॉकर में रखी हुई रहती है और स्टीव उसका लॉकर बंद करता है। और अभी जो ये सामान रख रहे होते हैं उस लॉकर का नंबर 34 होता है, यानी कि वो एक्सीडेंट वाली कार उसके बाजू वाले ही लॉकर में है। सामान रखे दोनों वापस आ रहे होते हैं गाड़ी में, तब जूडी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। जेन उसको बेबी टॉवेल देती है जिसपे जूडी का नाम लिखा होता है जो बच्चे के लिए उसने बनवाया रहता है। वो उसके घर से स्टीव से मांग के लेके आती है। उस पर जूडी थैंक्स बोलती है। रास्ते में जेन को येलो स्पोर्ट्स कार दिख जाती है रोड पे खड़ी हुई, तो गाड़ी वहाँ पे रोक के वो गोल्फ स्टिक निकाल के गाड़ी के दोनों कांच और आईने फोड़ देती है। वहीं पे उसका मालिक घर से बाहर भागता हुआ आता है, स्टिक गाड़ी में रख के वहाँ से गाड़ी लेके भाग जाती है और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड शुरू होता है जेन के छोटे बेटे हेनरी के रूम से, जहाँ पर वो सो रहा होता है। वहाँ पे एक चिड़िया आके उसके कमरे के खिड़की में बैठती है और चहचहाने लगती है। तभी वहाँ पे ऊपर जेन आती है उसे उठाने के लिए। तब हेनरी उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि इस चिड़िया में हमारे पापा है। तो उसी वक्त वहाँ पे जूडी भी आती है ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए। जेन जूडी को बोलती है कि हेनरी को लग रहा है कि इस चिड़िया में उसके पापा रहते हैं। तो जूडी जेन को बोलती है ऐसा हो सकता है, हमारे आसपास ही रहते हैं, ऐसा कहा गया है। तब जेन जूडी को कहती है मुझे मालूम है तुम भी परी कथाओं में यकीन करने वाली हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं सांत्वना शिविर के लिए। वहाँ सांत्वना शिविर पर सब लोग उन दोनों को साथ में देख के खुशी जाहिर करते हैं। वहाँ पे डिस्कशन में जेन बताती है कल टेड का 50वां जन्मदिन है। वहाँ के लोग उसको सलाह देते हैं कि कल ये 50वां उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जेन बोलती है कि मैं अभी थक गई हूँ उसको याद करते करते। तभी वहाँ के लोग उसको समझा बुझा कर रेडी करते हैं और उसको कुछ आइडियाज भी देते हैं कि क्या क्या कर सकते हो आप जन्मदिन मनाने के लिए। जेन अपने काम पे होती है, वहाँ पे लॉर्ना आती है। लॉर्ना टेड की माँ होती है और वो भी एक बड़ी रियल एस्टेट एजेंट रहती है, बट वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बट मुंह पर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लॉर्ना जेन को बताती है कल टेड के बर्थडे के लिए उसने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, तुम भी वहाँ पे बच्चों को लेके आ जाना। बट जेन बताती है मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं बच्चों के साथ मनाने वाली हूँ, एक मेमोरियल फंक्शन रखा है हमने। ये सुनकर लॉर्ना खुद को इनवाइट कर लेती है और मैं भी आती हूँ बोल के वहाँ से निकल जाती है। जूडी अपने काम पे होती है। वहाँ पे स्टीव चला जाता है और जेन को बाजू में लेके उससे सॉरी बोलता है, मैंने जो रिस्टेरिंग ऑर्डर तुम्हारे खिलाफ लिया था अब वापस ले लिया है। जूडी स्टीव को बताती है कि जेन उसकी वाइफ है। स्टीव को समझ में नहीं आता किसके बारे में बात कर रही है, तो जूडी समझाती है वो उसी की वाइफ है जो तुम्हारे गाड़ी के नीचे आया था। तब स्टीव इधर उधर देख के बोलता है वो डियर था। तो स्टीव वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम वहाँ पे कर क्या रही हो। जूडी बताती है हमने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है, तो मैं उसको कुछ ठीक करने का कोशिश कर रही हूँ। उस पे स्टीव बोलता है हमने नहीं तुमने उसे मारा है। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है। वहाँ पे स्टीव उसको समझाने की कोशिश करता है बट जूडी नहीं मानती है। तभी जेन का कॉल आता है, तो वो कॉल उठा के स्टीव को बाय करके वहाँ से चली जाती है और स्टीव भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके बाद जेन और जूडी दोनों मिलके शॉपिंग करने जाते हैं कल होने वाले टेड के मेमोरियल सेरेमनी के लिए, और वहीं पे दोनों की लॉरेन के बारे में बातचीत होती है। घर आने के बाद चार्ली और जेन में बहस होती है मेमोरियल जो रखा हुआ है उसके बारे में। बातों बातों में चार्ली बोलता है डैड तो मेरे साथ गेम भी खेलते थे। जेन बोलती है मुझे मालूम है। तो वो बोलता है कि आप भी मेरे साथ गेम खेल सकती हो, पापा का लैपटॉप वहीं पीछे पड़ा है। जेन बोलती है मुझे नहीं आता और वहाँ से चार्ली चला जाता है। और वहाँ पे हेनरी आके जेन को पीछे बैकयार्ड में लेके जाता है। वहाँ पे सब सजावट हो रही होती है। जूडी ने अच्छी सजावट की रहती है, उसे जेन थैंक बोलती है। उसके बाद वहाँ पे सब लोग जमा होते हैं, सब लोग राउंड टेबल पर बैठते हैं। वहाँ पे जूडी सबको एक एक चीट दे के बोलती
बोलती है, जो आप टेड से बात करने वाले थे और वो आपके मन में ही रह गई है, वो आप चिट्ठी पे लिखे एक बलून में डाल के हम ऊपर हवा में छोड़ देंगे। वही लिखते हुए लॉरेन और जूडी एक दूसरे को ताने मारते हैं। जूडी को लॉरेन बोलती है, ये क्या लिखेगी, इसने तो कभी टेड से मिली भी नहीं है। उसी वक्त जूडी को याद आता है कि वो भी वहाँ पे पीछे से खड़े होके फ्यूनरल में शामिल हुई थी, और जूडी एक चिट्ठी पे आई एम सॉरी इट्स ऑल माई फॉल्ट लिख के बलून में डाल देती है। वहाँ से जूडी भाग के बाथरूम में जाती है और रोने लगती है और खुद को थप्पड़ भी मारती है। जूडी बाथरूम से बाहर आते वहाँ पे लॉरेंस खड़ी होती है। रोज जूडी को बातों बातों में नीचा दिखाना चालू करती है। जूडी उसे रिप्लाई देती है कि जेन का दिल बहुत बड़ा है। लॉरेन जूडी को बोलती है मेरी एक हेल्प करना। जूडी जरूर बोल के उसके साथ में जाती है। तब लॉरेन और जूडी बड़ा सा केक लेके बाहर गार्डन में आते हैं, बट केक देके जेन को कुछ खासी खुशी नहीं होती है। सब लोग वहाँ पे हाथ में बलून लेके राउंड शेप में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और प्रे कर रहे होते हैं टेड की आत्मा को शांति के लिए। तभी वहाँ पर पुलिस आती है। सबको लगता है कि टेड के एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, बट पुलिस वहाँ पर 2 रात पहले स्पोर्ट्स कार की जो तोड़फोड़ हुई थी उसके बारे में बातचीत करने आती है, क्योंकि उस कार की कंप्लेंट जेन ने पहले ही पुलिस को की थी रैश ड्राइविंग के लिए। पुलिस जेन से पूछती है कि आप 2 रात पहले कहाँ पे थे। जेन उसको उल्टा क्वेश्चन पूछती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्या हुआ, उसका कुछ सुराग मिला, कुछ पता चला। इस गर्मा गर्म बहस में दोनों एक दूसरे को सवाल पूछते रहते, बट आंसर कोई भी नहीं देता है। तब जेन पूछती है आप पहले मुझे बताइए मेरे पति को किसने मारा। इतना बोलते ही पीछे से जूडी बताती है कि मैंने किया है। जूडी पुलिस को बोलती है कि उस गाड़ी को मैंने फोड़ा है, ये मेरा काम है। कार के तोड़फोड़ का जूडी इल्जाम अपने सर पर लेकर वहाँ से पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है। जेन उसके पीछे पीछे आके बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी जल्द से जल्द। उस पर जूडी बोलती है मेरे पास लॉयर है। फिर वहाँ पे लॉरेन और जेन के बीच में गर्मा गर्म बहस होती है जूडी को लेकर। जेन जूडी का साइड लेके लॉरेन को बहुत कुछ सुनाती है, और लॉरेन ने जो केक आया होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और दोनों बच्चों को बोलती है यहाँ आके आप केक से खेलो। दोनों बच्चे खुशी से केक से खेलते हैं, उसको पूरा तरह से नष्ट कर देते हैं। लॉरेन बहुत गुस्सा हो जाती है। लॉर्ना जेन को बोलती है तुम एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन सकी, शादी तो ठीक से संभाल नहीं पाई। उस दिन रात को लास्ट टाइम मुझे कॉल आया था उसका। ये बोलकर वहाँ से लॉरेन चले जाते हैं। ये सुनकर जेन को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पुलिस स्टेशन में जूडी से पुलिस पूछताछ कर रही होती है। पूछताछ में जूडी को टेड के साथ हुए एक्सीडेंट की याद आती है कि उसने ही टेड को ठोका है, इसी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये सोचकर वो गाड़ी तोड़ने का गुनाह कबूल कर लेती है और वहाँ पे केस दर्ज किया जाता है। और दूसरी तरफ जेन, उसके बच्चे और उसका बिजनेस पार्टनर मिलके प्रार्थना करके वो बलून्स ऊपर छोड़ देते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में टीव, जो कि जूडी का वकील होता है, जूडी को छुड़ाता है। टीव जूडी को बाहर आके पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इससे हम पकड़े जा सकते हैं। इस पर जूडी उससे माफी मांगती है और छुड़ाने के लिए थैंक यू कहती है। इस डिस्कशन के बाद दोनों नजदीक आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं जेन घर में पार्टी का सब बचा हुआ सामान की साफ सफाई करती रहती है। वहाँ पे केक के ऊपर वही चिड़िया आके बैठी है। भावुक होके चिड़िया को टेड समझ के बात करने लगती है। तभी वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। तब वो गुस्से में आती है और बोलती है कि तुम टेड हो ही नहीं। उसके बाद उन्होंने सुबह जो छोड़े होते हैं बलून, उसमें से एक बलून वापस नीचे आता है जो जेन को मिलता है। उसको वो फोड़ के देखती है तो उसमें चिट्ठी पे लिखा होता है काश अब भी मैं आपके साथ रैंथ ऑफ हेड्स खेल सकता। ये पढ़कर जेन थोड़ी भावुक होती है और घर में जाकर टेड का लैपटॉप खोलती है। लैपटॉप में गेम ओपन करती है। उसके चैट बॉक्स में जाके चार्ली को मैसेज करती है। चार्ली के साथ चैट हो ही रही होती है तभी एक दूसरे यूजर का मैसेज आता है जिसका नाम बैम्बी 88 होता है, और ये देख के जेन थोड़ा चौंक जाती है। चैट बॉक्स में पहले नॉर्मल मैसेज आते हैं, हम कब मिल सकते हैं, तुम कैसे हो वगैरह, लेकिन उसके बाद में जेन कुछ भी मैसेज नहीं डालती है। फिर भी सामने से कुछ अश्लील मैसेजेस आते हैं जो पढ़कर जेन को शॉक लगता है और वहीं पर एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड शुरू होता है जूडी स्टीव के साथ उसके कमरे में सोई होती है और अलार्म से दोनों की आंखें खुलती है। दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती है और दोनों नजदीक आते हैं। उसके बाद जूडी स्टीव से रिक्वेस्ट करती है क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो जेन के घर पे। स्टीव उससे पूछता है तुम ड्राइव कब से स्टार्ट करने वाली हूँ। उस वक्त जूडी को फिर से वो कार हादसा याद आता है जिसमें उसने जेन के पति को मारा होता है। जूडी बोलती है मैं कभी भी ड्राइव करने वाली नहीं हूँ, मुझे सब याद आता है। स्टीव बोलता है तुम ये सब कैसे भुला पाओगी क्योंकि तुम उसके वाइफ के साथ ही रह रही हो। स्टीव जूडी से पूछता है तुम्हें वहाँ नींद कैसे आती है। उस पर जूडी जवाब देती है मुझे वहाँ नींद नहीं आती है, नींद मुझे कल रात आई थी, मैंने ये बेड को बहुत मिस किया। उस पर स्टीव बोलता है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जूडी बोलती है जेन और मैं
बहुत अच्छे फ्रेंड बने हैं। स्टीव पूछता है, तुम झूठ के सहारे कौन सी दोस्ती बना रही हो? तुमने उसके पति को मारा है। मैं उसकी मदद कर रही हूँ, जूडी बोलती है। उस पे स्टीव बोलता है, अगर उसकी मदद करनी है तो उसे अकेला छोड़ दो। जूडी बोलती है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, वो मुझ पे भरोसा करती है। स्टीव कहता है, उससे झगड़ा करो और उसे जिंदगी से निकाल दो। उस पे जूडी बोलती है, ये मेरा तरीका नहीं, ये तुम्हारा तरीका है। तुम चाहो तो मेरे साथ फिर से रह सकती हो। स्टीव जूडी को ऑफर देता है। दोनों अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। उतने में जूडी को घर बेचने की बात याद आती है और वो स्टीव से पूछती है। उस पे स्टीव बोलता है, मेरा फैसला बदल भी सकता है। और वहाँ से जूडी जेन के घर पे आ जाती है। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे हेनरी और चार्ली बैठे रहते हैं। चार्ली जूडी को बताता है कि जेन किसी पे बहुत गुस्सा है। जूडी ऊपर जेन के पास चली जाती है। जेन जूडी को सॉरी बोलती है, उसके वजह से जूडी को जेल जाना पड़ा है इसलिए, और वो उसे छुड़ाने भी नहीं आ सकी। जूडी उसे बोलती है, दोस्त और किस लिए होते हैं। उसके बाद जूडी जेन को उसके और स्टीव के बीच में कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब बातें बताती है। जेन नाराजी से जूडी को बोलती है, तुम उसके पास वापस क्यों जा रही हो? पे जूडी बोलती है, मुझे उसका नशा है और वो मेरी कमजोरी है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जेन वहाँ पर उसकी बात काटते हुए बोलती है, टेड का किसी के साथ चक्कर था, और गुस्से में जोर जोर से ट्रेडमिल घुमाती है। ये सुनकर जूडी हैरान हो जाती है। जूडी को टेड का लैपटॉप दिखाती है जिसमें कल रात वो अननोन यूजर ने उससे चैट किया होता है। जेन बोलती है, कोई जान पहचान वाला ना निकले बस। उसी वक्त जूडी फिर से उस लड़की से चैट करती रहती है, बट जेन वहाँ उठ के जाती है देखने के लिए। तभी जूडी उसे रोकती है और बोलती है, तुम मत देखो, ये बहुत ही गंदी लड़की है। चैट में पता चलता है वो एक डिनर पॉइंट नाम के रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस है और दोनों मिलके उसे रेस्टोरेंट मिलने जाते हैं बिना बताए। रेस्टोरेंट में वो वेट्रेस मिल जाती है। उसे ऑर्डर देते वक्त जेन गुस्से से और बदतमीजी से बात करती है। जेन को वो लड़की जवान है ये देख के खुद पे ही बुरा लगता है और वो दोनों प्लान करते हैं कि उससे क्या पूछना है और कैसे पूछना है। जूडी बोलती है, तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए ना कि दुश्मनी, उसी से तुम्हें सब जानकारी मिल पाएगी। उसी वक्त जेन को स्टीव का मैसेज आता है कि वो घर नहीं बेचना चाहता। ये पढ़कर वो और गुस्से में आ जाती है। वहाँ पे जूडी स्टीव को डिफेंड करने लगती है और बताती है, स्टीव और मैं एक साथ रहने का सोच रहे हैं। उसके रिप्लाई में जेन स्टीव की बुराइयां करती है, बताती है कि स्टीव ने कैसे तुम्हें 5 मिसकैरेज के बाद छोड़ दिया और तुम्हारे उस घर में कुछ भी जगह नहीं है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगती है। वहीं पर बेनी उनका ऑर्डर लेके वहाँ पे आ जाती है तो जूडी बेनी की झूठी तारीफ करने लगती है और बातों बातों में पता चलता है कि टेड और बेनी 1.5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और 3 महीने से उनकी कुछ बात नहीं हुई, मतलब जब से टेड मरा है तब से। ये सब सुनकर जेन को गुस्सा आता है और वो सदमे में रहती है और फिर से जूडी के साथ बहस होने लगती है टेड के और स्टीव के बारे में, और वहाँ से गुस्से में वो चली जाती है। टेबल के पास बेनी आते हैं तब जूडी उसे बताती है कि टेड मर चुका है और मैं उसकी वाइफ हूँ, और ये बोल के जूडी वहाँ से निकल जाती है। जेन और जूडी गाड़ी में होते हैं, लेकिन जेन गुस्से में गाड़ी रैश ड्राइव कर रही होती है तो जूडी उसे आराम से चलाने के लिए बोलती है। तभी जेन गाड़ी साइड में लगाकर जूडी के बोलती है, हाँ ठीक है तो तुम चला लो। जूडी घबराते घबराते हुए गाड़ी बहुत ही स्लो चला रही होती है। जेन भी उसे टोकती है कि जितना तेज चलाना हानिकारक होता है उतना ही स्लो चलाना भी हानिकारक होता है। तब जेन जूडी को टेड के बारे में कुछ बातें बताती रहती है और अपने सपनों के बारे में भी बताती है जो उसने वो पीछे छोड़ दिए है टेड के लिए। जूडी के स्टीव के कॉल और मैसेजेस आ रहे होते हैं और स्टीव उसको घर पे बुला रहा होता है। जेन जूडी से फिर से गुस्से में पूछती है, क्या सच में तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो? पे जूडी बोलती है, मैं बस चाहती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए। और सडनली उसको एक्सीडेंट की याद आती है और जूडी पलट जाती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती पहले जैसा हो। और जेन जूडी को समझाने लगती है, यही सही है तुम्हारे लिए, तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। वहाँ से जेन स्टीव के घर पे जाती है और जूडी अकेले ही गाड़ी में बाहर रोड पर बैठी रहती है। जेन वहाँ स्टीव को घर बेचने के लिए कन्विंस करने लगती है बट वो नहीं मानता है, बोलता है जूडी भी मेरे साथ रहने वाली है। उस पे जेन बोलती है, जूडी तुम्हारे साथ नहीं आएगी। ये सुनकर स्टीव बोलता है, तुम जूडी को कुछ भी नहीं जानती। जेन बोलती है, मैं समझती हूँ उसको, तुम ये घर बेच दो बोल के वहाँ से चली जाती है। जेन गाड़ी में आके बैठ जाती है लेकिन जूडी फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है तो जेन उसको फिर से समझाने लगती है कि तुम्हारा अकेला रहना ही ठीक है। जूडी बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और बोलती है उसने तुम्हें मार दिया था। जेन को कुछ समझ में नहीं आता है और क्या बोल रही हो ऐसा पूछती है। जूडी विस्तार में बताने लगती है कि टेड ने बेनी को बोला है कि तुम मर चुकी हो ब्रेस्ट कैंसर से और वो अकेला है और अपने बच्चों को अकेले पाल रहा है। जेन पूरी तरह से टूट जाती है और रोते हुए बोलती है, तुम्हें मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। उसका टेड पर से पूरा विश्वास उड़ जाता है। जूडी उससे सॉरी बोलती है। जेन रोते हुए बोलती है, मैं इतना सब क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ? जिसने मुझे मार दिया उसके कातिल को मैं दर बदर ढूंढते हुए घूम रही हूँ। जेन बोलती है, अच्छा हुआ मर गया,
ये सुनकर जूडी के मुंह पे एक स्माइल आती है और कॉन्फिडेंटली फिर से वो गाड़ी चलाने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जेन और जूडी वैकेशंस पर आए होते हैं और स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जेन ड्रिंक कर रही होती है और जूडी किताब पढ़ रही होती है। उसने बच्चों को उनके ग्रैंड माँ के पास छोड़ा होता है। ये वेकेशन पोस्टर ने अरेंज किया होता है, जो कि सांत्वना शिविर का लीडर होता है। वो वहाँ स्विमिंग पूल के पास आके दोनों को वेलकम करता है और उन दोनों को वर्कशॉप में आने का भी निमंत्रण देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्कशॉप में जूडी को जाने का मन है, बट जेन को बिल्कुल पसंद नहीं है। जेन यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई होती है। वहाँ स्विमिंग पूल के पास उनकी एक सांत्वना शिविर की फ्रेंड भी आई होती है, तो वो भी जेन को विधवा औरतों के वर्कशॉप में शामिल होने के लिए कहती रहती है, पर वो उससे बहस करती है। बातों बातों में जेन टेड का जिक्र करके उसे धोखेबाज बोलती है और मैं नहीं आऊंगी बोल के टॉपिक खत्म करती है। दोनों की बातें चली रही होती है, तभी स्विमिंग पूल से एक लड़का बाहर आता है। जेन उसे घूरने लगती है क्योंकि जेन का दिल उस लड़के पे आया होता है। जेन जूडी को बोलती है, जैसा कि टेड ने मुझे मार ही दिया है तो मैं अब फ्री हूँ बोल के वो हंसती है। दोनों वहाँ से फ्रिया मार्केट में जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों उस लड़के से मिलते हैं। वो लड़का सेमिनार में जेन को इनवाइट करता है क्योंकि उसकी भी वाइफ मर चुकी होती है। उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करके जेन उसके साथ जाने के लिए रेडी होती है। जूडी उसको बोलती है कि तुम संभल के बात करना क्योंकि तुमने ड्रिंक काफी पी ली है। वो हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जेन थोड़ी लड़खड़ाते हुए सेमिनार में पहुंचती है और उस लड़के के पास में जाके बैठती है और दोनों में बातें होती रहती है जबकि वहाँ पे सेमिनार चालू होता है। दोनों हाथ मिला के एक दूसरे का नाम बताते हैं। उस लड़के का नाम जेसन होता है और दोनों अपने पार्टनर्स के मरने की वजह एक दूसरे को बताते हैं। जेसन नोटिस करता है कि जेन ड्रिंक करके आई होती है और वहाँ सेमिनार का होस्ट जेन को बातें करते हुए देखकर टोकता है। जूडी एक ग्रुप डिस्कशन में शामिल होती है जिसका टॉपिक होता है बच्चे ना होने पाने का दुख। वहाँ एक कपल अपना दुख बता रहा होता है, तभी जूडी बीच में काट के अपना दुख बताने लगती है। तब दूसरी एक लड़की उसे टोक कर बोलती है, पहले उन्हें बताने दो, बाद में अपना बता लेना। तब वो सॉरी बोलती है। जूडी स्टोरी सुन के मोटिवेट होती है और सबके साथ मिलके मैं हार नहीं मानूंगी के नारे लगाने लगती है। दूसरी तरफ जेन और जेसन का सेशन खत्म होता है। दोनों दरवाजे से बाहर आते हैं। जेसन उस सेशन की तारीफ कर रहा होता है, बट जेन उससे एग्री नहीं करती है और पोस्टरवेन की बुराइयां करने लगती है। उसी समय पोस्टरवेन उसके पीछे ही खड़ा होता है। तब जेन शर्मिंदा होकर उससे सॉरी बोलती है। जेन जेसन को ड्रिंक पे इनवाइट करती है, बट वो मना कर देता है और बोलता है मैं बाद में तुमको बार में मिलता हूँ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जेन और जूडी मिलके बार में चले जाते हैं। वहाँ दोनों बातों में लगे होते हैं। तभी जेन को जेसन दिखाई देता है दूसरे टेबल पर खड़ा हुआ, और जेन बहुत खुश हो जाती है और अपनी हिम्मत बढ़ा के उसके पास चली जाती है। सुबह के बर्ताव के लिए जेन जेसन से माफी मांगती है और फिर से नशे में वही उटपटांग बातें करने लगती है। जेन जेसन को डांस करने के लिए इनवाइट करती है और दोनों डांस करने लगते हैं। उन दोनों को देख के जूडी खुश होती है। जेन जेसन को डांस करते हुए रूम में चलने को बोलती है और दोनों वहाँ से रूम में चले जाते हैं। वहाँ टेबल पे जूडी अपना बिल लेके कैश पे करती है। तभी स्टेज पे एक बंदा सॉन्ग गा रहा होता है। उसका सॉन्ग सुन के और उसे देख के जूडी इम्प्रेस होती है। गाना सुनते हुए जूडी को फिर से वो एक्सीडेंट की याद आती है और वो फिर से इमोशनल होती है। जूडी उस लड़के के पास जाके उसे कॉम्प्लीमेंट देती है और दोनों में बातें होने लगती है। जूडी उस लड़के से इम्प्रेस होके उससे फ्लर्ट कर रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जेन और जेसन अपने रूम में रोमांस कर रहे होते हैं, बट जेसन अपने वाइफ के बारे में बताता रहता है जिससे जेन नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। जेन अपने रूम का दरवाजा नॉक करती है तो जूडी आधा ही दरवाजा खोल के वहीं से बातें करने लगती है और बताती है मैं निक के साथ हूँ। जेन पूछती है निक कौन? मुझे बार में मिला है और बहुत हॉट है, ऐसा बोलती है और दोनों वहीं पे उसके बारे में बातें करते रहते हैं। जूडी थोड़ी नर्वस होती है तो जेन उसका हौसला बढ़ाती है और तुम इंजॉय करो, मैं बाहर घूम के आती हूँ, ऐसा बोल के वहाँ से टहलने के लिए जेन चली जाती है। जूडी और निक रोमांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। गार्डन में पोस्टर और जेन ड्रिंक और सिगरेट करते हुए अकेलेपन पे बातें कर रहे होते हैं और रूम में जूडी और निक अपने प्रोफेशन के बारे में वगैरह बातें करते रहते हैं। निक ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया होता है और वो दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। जेन बातें करते हुए पोस्टर को टेड के धोखे के बारे में बता देती है और बोलती है रोते हुए मैं उससे हेट करने लगी हूँ, बट मुझे उससे हेट नहीं करना। पोस्टर उसकी काउंसलिंग करते हुए उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह देता है और उसे मोटिवेट करता है। उनकी बातचीत वहाँ पे खत्म होती है। तब जेन उससे सिगरेट मांगती है बट उसके पास नहीं होती है और जेन अकेले ही सिगरेट ढूंढने निकल पड़ती है। सिगरेट उसके पर्स में ही मिल जाता है। उसने ड्रिंक बहुत की होती है तो लड़खड़ाते हुए
हुए रोड पे चलती हुए उससे वो सिगरेट की डब्बी नीचे गिर जाती है। वो उठाने जाती है, तभी वहां से एक जोरदार रफ्तार में गाड़ी गुजरती है और जेन उस गाड़ी के नीचे आते आते बच जाती है और वो डर जाती है और रोड के बाजू में बैठ के वहां पे रोने लगती है। सुबह होने पर जेन रूम में आती है और उसके आने से जूडी की नींद खुल जाती है। जेन दूसरे बेड पर बैठ के इमोशनल होके रोने लगती है, अपने बेटों के आगे के भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए रोने लगती है। तभी वहां पर निक बाथरूम से आ जाता है। जूडी दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है और जूडी बताती है निक पुलिस डिटेक्टिव है। तो जेन निक से पूछती है क्या कभी तुमने हिट एंड रन सॉल्व किया है? उस पे निक हाँ बोलता है और एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं जेन और जूडी टेड के एक्सीडेंट वाली जगह पर खड़े होते हैं और वहां पर लोगों ने मेमोरियल चीजें रखी होती है वो देखते हैं। जेन को ये सब ठीक नहीं लगता है और वो वहां से क्रॉस और बाकी चीजें हटाने लगती है। तभी वहां पर जूडी का नया बॉयफ्रेंड निक भी आता है। जेन उसे उस रात के हादसे के बारे में विस्तार से बताने लगती है। निक बताता है छानबीन के बाद अब कोई नया सबूत मिलना मुश्किल है और तभी जूडी को स्टोरेज यूनिट में एक्सीडेंट वाली कार रखा हुआ याद आता है। निक बोलता है कि हमें एक बार पुलिस स्टेशन में जाके छानबीन कहाँ तक पहुंची है वो पता करना पड़ेगा। मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ तो मुझे थोड़ी जानकारी देंगे वो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेन चार्ली के स्कूल में उसके प्रिंसिपल के सामने बैठी होती है और जेन को बताया जाता है कि चार्ली स्कूल में ड्रग्स बेच रहा होता है और उसकी वजह से एक लड़के ने नशे में अपने घर का नुकसान किया है और उसको उसकी भरपाई भरनी पड़ेगी। जेन चार्ली पर गुस्सा करती है बट उसको कोई पछतावा नहीं होता है। उसको स्कूल वाले उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करते हैं क्योंकि उसके हाल ही में पापा का देहांत हुआ होता है, इसलिए उस पर नरमी बरतते हैं। प्रिंसिपल जेन को सलाह देती है कि उसे चर्च में काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए जहाँ पर पोस्टर वैन वो काउंसलिंग सेशन चलाते हैं। जेन घर आके चार्ली को ड्रग्स कहाँ से मिली है इसका पता लगाने के लिए टेड के शेल्फ्स खोल के देखती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे मेडिसिन की सारी डिब्बियां खाली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जूडी और निक पुलिस स्टेशन में आते हैं। वहाँ निक पुलिस ऑफिसर लेडी से जान पहचान करने की और जानकारी लेने की कोशिश करता है बट वो ऑफिसर रूडली बिहेव करती है और कुछ खासा जानकारी नहीं देती है। निक से बोलती है आपको तो मालूम होगा कि हिट एंड रन केस में कितने केसेस सॉल्व होते हैं। तब बताती है सिर्फ 8% केस ही सॉल्व हो पाते हैं और वहाँ से दोनों मायूसी से निकल आते हैं। इधर घर पे जेन और चार्ली में बहस होने लगती है ड्रग्स के मामले में और जेन चार्ली के सभी गैजेट्स वापस ले लेती है और उसे डांटकर रूम में जाने के लिए बोलती है। तभी वहीं पर जूडी भी वापस घर आ जाती है तो जेन उसको बोलती है मैं एक अच्छी पेरेंट नहीं बन पाई। टेड ने अच्छे तरीके से संभाला था बट मुझसे संभल नहीं रहा है। तभी वहाँ पे हेनरी भी आता है और उसे देख के जेन बोलती है कम से कम ये तो एक अच्छा बच्चा है। जेन, जूडी और चार्ली स्कूल में एक फंक्शन में पहुँचते हैं जहाँ पर हेनरी ग्रुप सॉन्ग में परफॉर्म कर रहा होता है। जूडी जेन से पूछती है इन बच्चों में से शैंडी एडम्स कौन है? ये वही बच्ची होती है जिसने टेड की डेड बॉडी फर्स्ट टाइम देखी होती है। बीच परफॉर्मेंस में हेनरी सब पे चिल्लाता है, बाकी बच्चों के गलत गाने के लिए दोषी बताकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इस बर्ताव पर उसकी म्यूजिक टीचर अफसोस जताती है और जेन को बताती है ये ऐसा पहले भी कर चुका है। जब भी उसके मन के मुताबिक नहीं होता है तब वो ऐसे ही गुस्सा करता है, जिसे सुनकर जेन हैरान होती है। जूडी शैंडी एडम्स से मिलती है, टेड के एक्सीडेंट के बारे में जानकारी पूछती है। तब वो बच्ची अजीब तरीके से बॉडी की कंडीशन बयान कर रही होती है और उसके चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। वो देख के जूडी के थोड़ा अजीब लगता है। घर आके जेन हेनरी को समझाती है उसके बर्ताव के बारे में कि वो ऐसा ना करे। तभी वहाँ पुलिस सायरन की आवाज आती है और वो नीचे चली जाती है। निक पुलिस यूनिफॉर्म में आता है और पुलिस स्टाइल में चार्ली की तलाशी लेता है और उसके बैग में से उसे गन मिलती है जिसके बारे में जेन को कुछ भी पता नहीं होता है और वो डर जाती है। चार्ली बताता है वो गन उसने ग्रैंड माँ से चुराई है और सेफ्टी के लिए उसने अपने पास रखी है। तब चार्ली और जेन दोनों भी डर जाते हैं और चार्ली को जेन ऊपर लेके चली जाती है क्योंकि ये सब नाटक था चार्ली को सबक सिखाने के लिए। निक वो गन लेके वहाँ से चला जाता है। जेन और जूडी ड्रिंक करते हुए बातें करते रहते हैं बट जेन को वो गन वाली बात कचोटती रहती है। वो बोलती रहती है कि मेरे बच्चे सेफ महसूस करने चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँ? जूडी बोलती है ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले की शक्ति सबसे बड़ी होती है। टेड के मेडिसिन की बात जूडी को बताती है और जेन बोलती है मुझे उसके बारे में भी कुछ पता नहीं था। अगली सुबह जूडी और निक मिलते हैं। उस टाइम पर भी जूडी वही बात निक से पूछने लगती है कि शायद उसमें टेड की ही गलती हो, वो गाड़ी के सामने आया हो। निक बोलता है हाँ वैसा भी हो सकता है और वो टॉपिक को बंद करने के लिए बोलता है जूडी को। फिर भी जूडी निक से
वही घुमा फिरा कर एक्सीडेंट की बातें कर रही होती है और नई नई जानकारी जानने की कोशिश करती है। अगर कार नहीं मिली तो इस केस का कुछ भी नहीं हो सकता, ना कार ना क्राइम। ये बात जूडी के दिमाग में फिक्स हो जाती है। जेन चार्ली को चर्च के काउंसलिंग सेशन में और हेनरी को डांस ग्रुप में एडमिशन करा के घर वापस आती है। घर पे सैंडी और उसकी माँ आती है। उनके हाथ में एक टेल लैम्प का टुकड़ा होता है। सैंडी की माँ बताती है ये टुकड़ा सैंडी को टेड के बॉडी में घुसा हुआ मिला था, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो जाए, इसने आज ही मुझे ये बात बताई है। और पीछे से जूडी ये सब देख रही होती है और उसके मुंह के हवाइयाँ उड़ जाती है। जूडी डरी हुई वहाँ से स्टोरेज यूनिट जाती है और उसे ओपन करके देखती है तो वहाँ से कार गायब होती है। वो देखे जूडी और ज्यादा डर जाती है और हक्की बक्की रह जाती है और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड शुरू होता है। जेन और निक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं गाड़ी का टेल लैंप लेके जो सैंडी ने जेन को दिया होता है। जेन गुस्से में ऑफिसर से बात कर रही होती है, मैंने सबूत लाया है और मुझे अभी तक की आपने जो छानबीन की है वो सब देखना है। बट ऑफिसर ना नुकुर करती है और बोलती है वो सब देखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जेन उसे फोर्स करती है कि मुझे देखना है तो ऑफिसर उसे वो फाइल दे देती है। जेन टेड की फाइल देखती है और उसमें के ऑन स्पॉट डेड बॉडी के पिक्स देख के बेचैन होती है और वहाँ से नर्वस होके बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जूडी घबराई हुई स्टीव के ऑफिस में पहुंच जाती है और स्टीव को जेन को जो कार का टुकड़ा मिला हुआ है उसके बारे में बताती है। स्टीव उसे शांत करने की कोशिश करता है। स्टीव बोलता है कार सही सलामत मेरी माँ के घर में है और वो 1 महीने के लिए बाहर गई है, तो तुम फिक्र मत करो। जूडी ये सुन के उसके माँ के घर जाने के लिए निकलती है और स्टीव भी उसके पीछे पीछे चल देता है। स्टीव और जूडी उसके माँ के घर पे पहुंचते हैं। वहाँ पर जूडी देखती है कि स्टीव गाड़ी को ऑलरेडी खोलना चालू किया होता है और स्टीव बोलता है इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह पर डाल देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जूडी को याद आता है कि ये कार स्टीव ने उसके बर्थडे पे दिया होता है। तभी जूडी को जेन का कॉल आ रहा होता है बट वो डर के मारे उठाती नहीं है और स्टीव को बोलती है इस कार को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना पड़ेगा, पता नहीं अब एक केस कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। स्टीव जूडी को हेल्प करने के लिए अपने सारे मीटिंग्स कैंसिल करता है और दोनों मिलकर गाड़ी को खोलने लगते हैं। जेन अपने काम पे पहुंचती है बट उसको काम में मन नहीं लगता, उसको बेचैनी होती है और वो उसके कस्टमर पे चिल्लाते हुए रोती है। दूसरी तरफ स्टीव और जूडी कार को डिसमेंटल करके उसके पार्ट्स एक वैन में रखते हैं। कस्टमर चले जाने के बाद जेन और उसके पार्टनर में उसके बिहेवियर को लेके बहस होती है और वो जेन से पार्टनरशिप तोड़ के वहाँ से चला जाता है। जेन वहाँ से जूडी को ढूंढते हुए जूडी के ओल्ड एज होम जाती है बट वहाँ उसे जूडी नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जूडी और स्टीव उसके माँ के घर पे स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। जूडी स्टीव को अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, वो भी तुम्हारा ख्याल रखता होगा। हंसी मजाक में दोनों में फिर से प्यार भरी नजर मिलती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। घर पे जेन अकेले ही वाइन पी रही होती है। तभी वहाँ निक आता है और दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करते रहते हैं। दूसरी ओर स्टीव कार के टुकड़ों का ट्रक लेके निकलने वाला होता है। तभी जूडी को बताता है कि उसने पेट्रिफाइड फॉरेस्ट से पत्थर उठाया होता है। ये सुन के जूडी बेचैन होती है। उसका मानना होता है वो पत्थर घर लेके आने से जिंदगी बर्बाद होती है। इस बात पे दोनों में बहस होती है और वहाँ से स्टीव ट्रक लेके निकल जाता है। जूडी वापस घर पहुँच जाती है। तब वहाँ पर जेन उस पे नाराज होती है कॉल ना उठाने के लिए। मुझे मालूम है तुम स्टीव के साथ थी, एक मैसेज तो भेज सकती थी। लास्ट टाइम एक आपने ने मेरा फोन नहीं उठाया था तो उसके बाद वो मरा हुआ मिला था, ऐसा गुस्से में बताती है। जूडी उससे सॉरी बोलती है और दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जूडी ब्रेकफास्ट बना रही होती है और तभी जेन नीचे कॉल पे बात करते हुए आती है। कॉल खत्म होते ही खुशी से जूडी को बताती है कि पुलिस को टेड को टक्कर मारने वाली गाड़ी का मॉडल का पता चला है और वो सेम मॉडल के ओनर्स का लिस्ट निकालने वाले हैं और उनसे पूछताछ करने वाले हैं। ये सुन के जूडी के मुंह की हवाइयाँ उड़ जाती है और उसे उल्टी भी होती है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जेन प्रॉपर्टी डीलिंग के बहाने लोगों के घर में जाती है जिनका नाम टेड को टक्कर मारने वाली गाड़ी के मॉडल वाली लिस्ट में होता है। वो लिस्ट निक ने अपनी सेटिंग से पुलिस से निकलवाई होती है बट जूडी गाड़ी में बैठ के निक को ये इलीगल काम है बोल के डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है बट निक उसे इग्नोर करता है। बातों बातों में जेन गैरेज में जाके गाड़ी का मुआयना करती है और उस रात को वो आदमी कहाँ पर था ये जानने की कोशिश करती है बट वो आदमी क्लीन निकलता है और वहाँ से वापस गाड़ी में आ जाती है। जूडी वो लिस्ट लेके देख रही होती है तो उसे बेचैनी
बेचैनी होती है तभी वो पीछे की साइड जाके गाड़ी में से पानी की बोतल निकाल रही होती है। तभी उसे घबराहट के कारण बेहोशी आ जाती है और वहीं रोड पर गिर जाती है। जूडी को निक और जेन घर वापस लेकर आते हैं और आराम करने के लिए बोलते हैं। तभी निक को एक कॉल आता है जिस पर उसे नई जानकारी मिलती है। लिस्ट में एक आदमी की ड्रिंक एंड ड्राइव की हिस्ट्री होती है और ये सुनकर जेन को उस पे गाढ़ा शक होता है। जेन तुरंत उसके घर पे जाने की जिद करती है बट निक उसे मना करता है और बोलता है इस केस को पुलिस को हैंडल करना चाहिए, हम इसमें नहीं पड़ते हैं। जेन उसका कहा मानती है और चार्ली को लेने के लिए वहां से चली जाती है। निक को जूडी का ख्याल रखने के लिए बोलती है। निक चक्कर की वजह जानने की कोशिश करता है और प्रेगनेंसी भी इसकी एक वजह हो सकती है ऐसा बोलता है। तभी जूडी को याद आता है लास्ट टाइम उसने स्टीव के साथ अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाया था और वो चिंता में आ जाती है। निक और जूडी बातें कर रहे होते हैं और जूडी उसे स्टीव के बारे में बताती है और इनडायरेक्टली वो उससे ब्रेकअप करती है तो निक मायूस होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जेन अकेली ड्रिंक एंड ड्राइव वाले आदमी के घर जाती है, फिर से प्रॉपर्टी डीलिंग के बहाने। बातों बातों में उसके साथ गैरेज में चली जाती है और गाड़ी का मुआयना करने लगती है, उसमें बैठ भी जाती है। तभी वो आदमी उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो जेन उसके मुंह पर एक जोरदार गुस्सा मारती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहां से चली जाती है। जूडी स्टीव के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसे प्रेगनेंसी और निक के साथ ब्रेकअप की बात बताती है बट स्टीव उसे बच्चे की उम्मीद मत रखो बताता है और मैं अब आगे बढ़ गया हूँ और तुम भी आगे बढ़ जाओ ऐसा बोलता है। तब जूडी दुखी होके वहाँ से निकल जाती है। घर पे आके जूडी प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती है और जेन से बोलती है मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। जेन जूडी को स्टीव से दूर रहने की हिदायत देती है। जूडी उसे निक के ब्रेकअप के बारे में भी बता देती है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट का रिजल्ट निगेटिव आता है और दोनों मायूस हो जाते हैं। रात में जेन और जूडी स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। तब जेन सुबह के हादसे के बारे में बताती है तो जूडी उसे आगे से अकेले ऐसे किसी के घर में मत जाओ बोलती है और जेन बोलती है मुझे पुलिस स्टेशन से हिदायत भी मिली है तो मैं आगे से किसी के घर पे नहीं जाने वाली। वहाँ से जूडी वापस अपने रूम में चली जाती है। तब प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे पॉजिटिव मार्क आया होता है। वो देख के खुश होती है और जेन को आवाज लगाती है। जूडी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है और डॉक्टर उसे बोलते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो प्रेग्नेंट कभी हो भी नहीं सकती। इसे सुन के वो टूट जाती है। जेन बाहर बैठ के निक से फोन पर बात कर रही होती है। तभी जूडी रोते हुए बाहर आती है तो जेन फोन कट कर देती है और जेन को डॉक्टर ने बताई हुई चीजें बताकर रोने लगती है। और दूसरी तरफ निक एक आर्ट गैलरी के बाहर खड़ा होता है जिसका नाम टीकेजे आर्ट्स होता है। टीकेजे आर्ट्स उस लिस्ट में शामिल था जिसके नाम पर वो मॉडल की गाड़ी शामिल थी जिसने टेड को टक्कर मारा होता है। उस आर्ट गैलरी में जो आर्ट पीस रखे होते हैं उस आर्ट पीस पे नाम जूडी का होता है। ये देख के निक शॉक होता है और एपिसोड वहीं पर खत्म होता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं जेन डांस कर रही होती है और जूडी ड्रिंक करते हुए रोते रोते पेंटिंग बना रही होती है। दूसरी ओर निक आर्ट गैलरी में जाके जूडी के पेंटिंग के बारे में छानबीन कर रहा होता है और कार के बारे में भी पूछता है बट उस अटेंडेंट को कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वो वहाँ पे नई आई होती है। वहाँ पे निक की मुलाकात स्टीव से होती है। उसका नाम सुनते ही निक को समझ आता है कि वो जूडी का बॉयफ्रेंड था और इस आर्ट गैलरी का मालिक भी वही हो सकता है। बट स्टीव को निक कौन है वो नहीं पता चलता। निक उससे कार के बारे में पूछता है बट स्टीव टालने की कोशिश करता है। वो मेरी नहीं है किसी आर्टिस्ट की हो सकती है ऐसा बोलता है। तभी निक बोलता है कहीं जूडी की तो नहीं। ये सुनते ही स्टीव सकपका जाता है और हकलाते हुए मुझे मालूम नहीं है बोलता है। निक अपना पुलिस का कार्ड उसे देता है और मुझे पता करके बता देना बोल के वहाँ से निकल जाता है। जूडी जेन के सामने वो मां नहीं बन सकती इस बात पर रोने लगती है तो जेन उसे शांत करती है। तभी चार्ली वहाँ आता है और उसे नया लैपटॉप चाहिए बोलता है पर जेन उसे मना करती है और जूडी को अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। चार्ली और जेन में उसी बात को लेकर बहस होती है और वो ग्रैंड माँ के पास जाने की धमकी देता है। जेन लॉर्ना के पास जाके जॉब मांगती है बट वो उसकी इंसल्ट करती है। जैसा कि आप सबको मालूम है लॉर्ना ही चार्ली की ग्रैंड माँ है। लॉर्ना जेन को बोलती है कि जिस रात टेड की मौत हुई थी उसने मुझे कॉल किया था बट मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैंने नींद की गोली लेके सोई थी और वो अफसोस करते हुए रोती है और बाद में जेन को जॉब पर रख लेती है। जूडी काम पे होती है और वहाँ पर स्टीव आता है और आर्ट गैलरी पर निक आया होता है उसके बारे में बताता है। वो कार की छानबीन कर रहा है। जूडी को वार्न करता है कि वो खुद ही इस झमेले से निपट ले। तभी उसे जेन का कॉल आता है और वो कॉल उठा के वहाँ से निकल जाता है। निक पुलिस स्टेशन जाके जूडी और स्टीव पर शक जाहिर करता है टेड के मर्डर
मर्डर के लिए, बट वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जेन स्टीव को एक प्रॉपर्टी पे लेके जाती है और उसे खरीदने के लिए कन्विंस करती है। वो एग्री भी हो जाता है और कैश में पेमेंट देने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। जूडी पुलिस स्टेशन जाती है और स्टीव के काले कारनामों के बारे में बताती है। स्टीव एक मनी लॉन्ड्रर होता है और उस ऑफिसर को अपने साथ ले जाके स्टोरेज यूनिट में रखे हुए सारे सबूत हैंड ओवर कर देती है। जेन प्रॉपर्टी डील से खुश होके चार्ली के लिए न्यू लैपटॉप लेके जाती है घर पे, बट उसे उल्टा वहाँ पे झटका लगता है क्योंकि चार्ली उसके ग्रैंड माँ के साथ घर छोड़ के जाने वाला होता है। जेन उसे समझाने की कोशिश करती है, बट वो उसके पापा के मर्डर का दोषी जेन को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जेन अकेली लॉन में दुखी बैठी होती है और वहाँ पर जूडी आती है और जेन का हालचाल पूछती है। तब जेन अपने और टेड के रिलेशनशिप के बारे में बताने लगती है। जेन खुद को टेड के एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार मानती है क्योंकि उस रात टेड का और जेन का बड़ा झगड़ा हुआ होता है और उसी वजह से वो बाहर निकल गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया। जेन खुद को टेड का खूनी बोल के रोने लगती है। तभी जूडी उसे बोलती है, मैंने उसे मारा है, मेरे पास ही थी वो कार जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ है। और जेन को एक्सीडेंट कैसे हुआ है बताती है और अपना गुनाह उसके सामने कबूल करती है रोते रोते। जेन से माफी मांगती है, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरी फैमिली बन जाओगी, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम जो बोलेगी वो मैं करूंगी। तो जेन उसे तुम मर जाओ बोल के वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। जूडी अपना सारा सामान लेके ओल्ड एज होम चली जाती है तो उसे वहाँ पता चलता है जिसका वो ख्याल रखती थी ओल्ड एज होम में वो वयस्क आदमी मर चुका है। तो उसे और एक सदमा लगता है। इधर स्टोरेज यूनिट में FBI की पूरी टीम सबूत ले जाने के लिए आई होती है। तभी उस ऑफिसर को वहाँ पे गाड़ी से लीक हुआ ऑयल भी दिखाई देता है और दूसरी ओर जेन लॉकर खोल के वहाँ से टेड की बंदूक निकाल लेती है और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जेन जूडी के रूम में की सारी चीजें गुस्से में हटा रही होती है और उसके सारे कपड़े जला देती है। जेन वहाँ से चर्च में जाती है। वहाँ हेनरी क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रहा होता है लॉरेन के कहने पे। चार्ली जेन से पूछता है जूडी के बारे में। जेन बोलती है जूडी नहीं आएगी, अब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मैं उसे नहीं जानती। वहीं दूसरी ओर जूडी उसके क्लाइंट के फ्यूनरल में रहती है। उसके बाद जेन पुलिस स्टेशन जाके उस ऑफिसर को बोलती है जूडी ने टेड को मारा है। ऑफिसर बोलती है ऐसा हो सकता है बट हमारे पास सबूत नहीं है। इस पर दोनों में बहस होती है। ऑफिसर बोलती है हम सबूत ढूंढ रहे हैं, बट जेन खुश नहीं होती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जेन और लॉरेन काम पे होती है। तब लॉरेन उसे बोलती है स्टीव ने एडवांस वापस ले गया है और बुकिंग भी कैंसिल कर दिया है। वहाँ पर अचानक जूडी आ जाती है और उसे देख के जेन डर जाती है। जूडी वहाँ पर माफी मांगने आई होती है पर जेन उस पे चिल्लाती है और दोबारा मेरे सामने मत आना नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी ऐसा बोलती है और जूडी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। जूडी बैंक में जाके स्टीव के साथ वाला अकाउंट बंद करके उसमें से सारे पैसे निकलवा लेती है। बाद में स्टीव बैंक में जाता है तो उसे ये सुन के शॉक लगता है और वो जूडी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बोल के चिल्लाता है। जूडी हेनरी के डांस प्रैक्टिस में जाके उसे एक गिफ्ट देती है। हेनरी जेन को गिफ्ट दिखाता है तो जेन जूडी से दोबारा मिलने के लिए मना करती है और उसे सुला के नीचे आ जाती है। पूल के किनारे बैठ के पड़ोसी के साथ ड्रिंक करती है और उनकी सेफ्टी और गन पे बातें होती है। जेन उससे गन सिखाने के लिए बोलती है और वो हाँ बोल के घर चली जाती है। जेन ने अपने घर में नए सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए होते हैं। वो ऊपर कमरे में होती है तब वो बजने लगते हैं। जेन गन लेके नीचे जाती है बट वहाँ पर चार्ली होता है। वो ग्रैंड माँ को छोड़ के वापस आता है। दोनों पुरानी बातें भूल के गले लगते हैं। जेन जूडी का गिफ्ट खोल के देखती है तो उसमें एक लकड़ी का चिड़िया होती है और उस चिड़िया में एक बड़ा सा अमाउंट का चेक छुपा हुआ होता है। स्टीव वहाँ पे जूडी को ढूंढते हुए आता है। वो बोलती है अब वो यहाँ नहीं रहती। स्टीव बोलता है उसने मुझे बर्बाद किया है, मैं बता भी नहीं सकता। तब जेन उससे पूछती है क्यों फिर से उसने किसी को ठोक दिया। ये सुन के वो हैरान होता है और बोलता है उसने बता दिया। जेन हाँ बोलती है। स्टीव उससे माफी मांगता है, मैं भी उसके साथ था बोलता है और मुझे जूडी को ढूंढने में मदद करो ऐसा बोलता है। जेन स्टीव को भी दोषी बोलती है क्योंकि उसने गाड़ी ना रुकवाई थी और ना ही उसे बचाने की कोशिश की थी और उन दोनों में झगड़ा होता है और स्टीव पे गन तान के उसे वहाँ से फौरन निकल जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ जूडी टेड के मौत वाली जगह पे जाके रो रही होती है। जूडी वहाँ से उठ के रोड के बीच में खड़ी होती है खुदकुशी करने के लिए। वहाँ से एक जोरदार
जोरदार रफ्तार में कार आती है, बट वो ड्राइवर अर्जेंट ब्रेक लगा के उसे बचा लेता है और जूडी पे चिल्लाने लगता है यहाँ से हट जाओ बोल के। तभी उसे जेन का कॉल आता है। जेन उसे घर बुला रही होती है क्योंकि जेन और स्टीव में हाथापाई हुई होती है, जिसकी वजह से जेन के हाथ से गोली चल जाती है और वो स्टीव को लगती है और वो मर जाता है। उसकी डेड बॉडी स्विमिंग पूल में गिर जाती है। जूडी घर जाके देखती है तो स्टीव की बॉडी पानी पे तरंग रही होती है और एपिसोड 10 और सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सीजन 1 एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।